सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को आपको डिस्कस करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि जितना भी मैटर है, मैटर क्या है? पदार्थ। वो क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना एक मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। बहुत सारी चीजें आपके आसपास ऐसी हैं जिनमें मास है और जिनका अपना एक स्पेस वो घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं, पदार्थ। अब पदार्थ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे ये एक स्लाइड है, मान लीजिए ये एक आपका कोई मैटर है, उसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब दो पार्टिकल्स के बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इसको बच्चों बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या इसी का दूसरा नाम है ग्रेडियंट प्रोपोर्शन। ओके, डिफ्यूजन में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और हमारा जो मैटर है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के केस में जैसे आयरन है, वुड है, आयरन ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू वुड। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन के जो पार्टिकल्स उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, या यूं कहूं कि ग्रेडियंट प्रोपोर्शन है, वो बहुत कम होता है। जैसे यहां देखिए, गैसेस के केस में ग्रेडियंट प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है, लिक्विड में मीडियम है, और सॉलिड में सबसे कम है। इसीलिए जो सॉलिड मैटर होता है वो ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब आता हूं डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? जैसे सुबह जब हम स्कूल में या ऑफिस में या कहीं भी बाहर जाते हैं, आजकल चल रहा है ये बॉडी परफ्यूम्स लगाने का ट्रेंड, है ना? बॉडी परफ्यूम। तो बॉडी परफ्यूम जब हम उसको दबाते हैं बॉटल को, तो उसमें से गैस बाहर आती है, और वो जो परफ्यूम होता है कुछ ही सेकंड्स में पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? टेक्निकल इसका आंसर क्या है? ऐसा होता है बच्चों डिफ्यूजन की वजह से। लेकिन सर अभी तक आपने डिफ्यूजन एक्सप्लेन नहीं किया, क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो आपके एयर के जो पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। एयर कैसी होती है? गैस होती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डिफ्यूजन को बेटा बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है। दिस इज एयर एंड दिस इज परफ्यूम। ये एयर के पार्टिकल्स हैं और ये परफ्यूम के पार्टिकल्स। अब डिफ्यूजन क्या कहता है? डिफ्यूजन बड़ी सिंपल सी एक बात कहता है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में परफ्यूम के पार्टिकल्स आपके मिक्स हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन। मतलब क्या है मेरा कहने का, कि एयर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, और परफ्यूम के पार्टिकल्स इनके बीच में आ जाते हैं। यानी कि ये एयर है और ये आपका परफ्यूम पार्टिकल। यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ वन मैटर इनटू अनदर मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। जब एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर फिल्ड हो जाता है, उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, इंटरमॉलिक्यूलर जो गैप है, स्पेस है, या ग्रेडियंट प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा होता है एयर के केस में। गैसेस, एयर आपकी एक गैस है ना? इसलिए जब आप उस परफ्यूम के कैन को आप खोलते हैं, खोलते ही पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस फैल जाती है, एक सुगंध फैल जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स और परफ्यूम के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर घुसना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों एयर के पार्टिकल्स के बीच में आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो ये है डिफ्यूजन। ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हेडिंग बना लीजिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बेसिक्स आप जरा सारा पढ़ चुके हैं स्कूल जी प्लेटफॉर्म पे। अब मैटर मैं पहले बता चुका हूं, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। एक और चीज जो समझने वाली है,
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हमारा मैटर बनता है। आपके चैप्टर में सबसे पहली चीज जो आएगी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे फर्स्ट चैप्टर बेटा ये फर्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर का ये है। फर्स्ट मैंने आपको बताया जितने भी मैटर हैं ऑल आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इनका साइज आप पढ़ेंगे क्लास 11th 12th में, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आएगा, एवोगाड्रो नंबर आएगा, वहां पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, जैसे ये आपके पार्टिकल्स हैं, इनकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसी को हम दूसरा नाम और देते हैं ग्रेडियंट प्रोपोर्शन। ग्रेडियंट प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि इन पार्टिकल्स के बीच में आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, गैप होता है दोनों। दूसरा सबसे बड़ी दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स रोटेट्स। किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो ऐसे रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम। मतलब क्या है इसका? दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। स्पेस तो होता ही है, साथ में इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, एक दूसरे को ये खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बच्चों सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड और सबसे लास्ट में गैस। क्योंकि सॉलिड जो होता है वो ज्यादा, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है, इसीलिए वो सॉलिड है। ठीक। अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, इसका मतलब क्या है? हम किसी भी मैटर को जो सॉलिड है उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट जाए, ओवरकम हो जाए। ठीक है। जैसे ही सॉलिड्स के बीच में यानी कि पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ओवरकम हो जाएगा, वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको और एनर्जी देंगे तो वो फर्दर वो लिक्विड आपका फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में तीन चीजें हैं। पहला, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। सॉलिड्स में सबसे ये गैप कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, जितने भी पार्टिकल मैटर के होते हैं वो आपस में अपने जहां पर होते हैं वहां पे स्पिन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। थर्ड जो है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर वी कैन से द मैटर हैज थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए स्टडी करते हैं उसको। स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों, फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। देयर आर जनरली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा आपको दो स्टेट्स और मिलेंगे आपके सिलेबस में। फर्स्ट इज प्लाज्मा स्टेट एंड नेक्स्ट इज
BE condensate. B stands for Bose and E stands for Einstein. इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. Generally, there are three states: solid, liquid, gas. Besides these three states, we also will study in chapter number first. Fourth state is plasma and fifth is Bose-Einstein condensate. पहले तीन पे डिस्कस करेंगे, फिर चार और पांच पे आऊंगा. सिर्फ आपको ये तीन पढ़ना है, दो आपके सिलेबस में जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं. ठीक है. सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों. सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या क्या होती हैं? फर्स्ट, they have definite mass, volume और इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है. इंटरमोलिकुलर स्पेस जो पार्टिकल्स का है वो बहुत कम होता है. ठीक है. और सॉलिड्स के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट जनरली आपको हैवी मिलेगा, हाई मिलेगा. ठीक है. लाइकवाइज लिक्विड, अगर आप सॉलिड्स को कंप्रेस करेंगे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको टेम्परेचर देंगे तो वो दे विल गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड और दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस. ठीक है. लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड का कोई भी डेफिनेट मास और वॉल्यूम तो होता है, लेकिन इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती. इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, डेफिनेट शेप. इसमें आपका डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम आपको ऑफ कोर्स मिलेगा, डेफिनेट मास वॉल्यूम, लेकिन इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती. नो डेफिनेट शेप. लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे वो वैसी ही शेप आपका ले लेगा. इनमें जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है या स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस वो मीडियम होता है, सॉलिड के मुकाबले आपका कम मिलेगा. और इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो भी आपको मीडियम मिलेगा, क्योंकि बच्चों लिक्विड को आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो आपके वेपोरेट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना. बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट सिंपल सा है. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो मिनिमम टेम्परेचर, दैट मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट है गैस. गैस में बेटा ऑफ कोर्स डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम होता है. ये बात तो आप तीनों पे लागू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी कोई शेप नहीं होती, नो शेप. ठीक है. और अगर आप गैसेस को आप कंप्रेस करेंगे, जैसे आपके चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. In case of gases, definite mass and volume is there of course, but there is no particular shape. Gases को आप कंटेनर, जो कंप्रेस कंटेनर होते हैं उनमें डाल के रखते हैं. जब चैप्टर की आप रीडिंग लगाएंगे तो उसमें एक टॉपिक आपका आएगा द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे कि इन तीनों का इफेक्ट क्या क्या होता है आपका तीनों के ऊपर. गैस में अगर हम बात करें, इंटरमोलिकुलर स्पेस आपका बिल्कुल लो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोर्स बिल्कुल कम होता है. इसीलिए जो परफ्यूम वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था वो आपका यहाँ लागू होता है. अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो सॉलिड के केस में डिफ्यूजन बहुत लो है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है और गैसेस में सबसे ज्यादा है. ओके. तो these are the three states of matter: solid, liquid and gas. By applying particular pressure and temperature, solid can be converted into liquid and liquid can be converted into gas. वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. गैस पे अगर आप प्रेशर लगाएंगे दैट विल कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. ओके. जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा, कुकिंग जो गैस होती है एलपीजी, उसको हम सिलेंडर में डाल के रखते हैं. ठीक है. जब वो पूरा भरा होता है तो आप उसको हिला के देखिएगा, ऐसे उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है. असल में हो क्या रहा है, जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं,
वो एक बंद कंटेनर के अंदर है, उसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया, दैट्स व्हाई गैस आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और जैसे ही आप उस गैस से वो प्रेशर रिलीज कर देंगे, दैट लिक्विड अगेन विल कन्वर्टेड इनटू गैस। फॉर एग्जांपल, आजकल इंडिया में फॉग चल रहा है, परफ्यूम हम लगाते हैं, डिओड्रेंट्स हम लगाते हैं, आप उस कंटेनर को ऐसे देखिएगा शेक करके तो आपको लगेगा उसके अंदर लिक्विड है, बट वेन एवर यू अप्लाई दैट प्रेशर, दैट थंब ऑन द नोब, वो प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा एंड दैट गैस विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। नोट करिए इसे जल्दी से। टेम्परेचर एंड प्रेशर, बच्चों ये दो ऐसे फीचर हैं जो अगर आप किसी सॉलिड पे अप्लाई करो तो सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मैंने कहा था अगर आप सॉलिड पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल्स, अभी मैंने बताया जैसे वो स्पिन करते हैं, मूव करते हैं, एनर्जी मिलने की वजह से सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसको बोलते हैं फ्यूजन या लिक्विडिफिकेशन, द्रवीकरण, ठोस का द्रवीकरण। फर्दर अगर इसी लिक्विड पर आप प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो दिस लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना। तो यही लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब है वाष्पीकरण। ओके, तो इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब ये है कि दैट सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड and that liquid can be converted into gas and that gas can be converted into solid। अगर CO2 को एक चैम्बर में हम बंद कर दें और उसका प्रेशर हम बढ़ाते चले जाएं तो CO2 will get converted into solid form, और सॉलिड CO2 को ही बच्चों क्या कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क गैस या शुष्क बर्फ, सॉरी, ड्राई आइस। ठीक है, इसके लिए आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके जो CO2 है वो फ्रीज हो जाएगी। ओके, फिल्मों में आपने देखा होगा जब भूत का सीन आता है तो फर्श पर धुआं धुआं छा जाता है, जैसे डीजे पे चलाते हैं। असल में वो होता क्या है, वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है। लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि गैसेस को अगर आपको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है तो बच्चों प्रेशर तो अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी डाउन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन दो फैक्टर्स को वेरी करके वी कैन चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस। इट इज एज सिंपल एज 2+2 4। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात। और ये सारा गेम किसकी वजह से होता है, जो पार्टिकल्स के ऊपर आप टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं दे विल गेट काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो टूट जाता है और पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। नाउ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, दिस इज अ साइकिल, रिंगा रिंगा रोजेस, ये चलता रहेगा। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अभी आपने देखा अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होना है तो पहले लिक्विड में आना पड़ेगा, लेकिन क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिससे हम सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट कर सकें? क्या ये पॉसिबल है? यस, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स जैसे टॉयलेट में हम जो डालते हैं ना, व्हाइट कलर की जो बॉल्स होती हैं, जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो एक आपको तीखी सी स्मेल आती है, वो असल में नेपथलीन की बॉल्स होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती है और सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा इसका एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर, ये पानी वाला कैम्फर नहीं, उल्लू के पट्टो, इसको कपूर बोलते हैं, कपूर की गोलियां।
है ना। जैसे घरों में हम जलाते हैं सुगंध करने के लिए, मक्खी मच्छर को भगाने के लिए, तो जो कैंपर है वो डायरेक्ट आपका गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। या इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर आपको लेना है तो टॉयलेट्स में हम ओडोनिल की वो लगाते हैं टैबलेट्स, तो वो असल में नेपथलीन और कैंपर का मिक्सचर होता है जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कोई मैटर सॉलिड से सीधा गैस फॉर्म को अटेन कर लेता है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सॉलिड लिक्विड गैस या सॉलिड से गैस, इसको चेंज होना है तो टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एवेपोरेशन। चलिए समझते हैं। बच्चों आपके पेपर में एवेपोरेशन टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एवेपोरेशन डिपेंड्स। एवेपोरेशन के साथ में बच्चों एक चीज और आपको पढ़नी है, बॉइलिंग, उबलना, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये दोनों चीजें सेम है? तो फर्स्ट आपके दिमाग में आएगा हाँ यार दोनों चीजें सेम है। कोई भी चीज उबलेगी कब? जब वो लिक्विड से गैस में चेंज होगी, और उसी को वेपोरेशन बोलते हैं। एक हद तक अगर देखो तो आपका आंसर सही है। लेकिन बच्चों वेपोरेशन क्या चीज है और बॉइलिंग क्या चीज है? दोनों सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट है। वो कैसे? एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज नोन एज एवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या है? ये भी यही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑन एवरी टेम्परेचर, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन बॉइलिंग टेक्स प्लेस ऑन पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑन पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, लेकिन एवेपोरेट वो कंटिन्यूसली होता रहता है। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे एवेपोरेशन चलता ही रहता है, लेकिन बॉइलिंग होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये फिक्स है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, अब ये होता कैसे देखिए, समझिए ध्यान से। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनको आपने टेम्परेचर दे दिया। मैंने आपको बेसिक्स जब करवा रहा था तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इन पार्टिकल्स को अगर आप टेम्परेचर देंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बोलिए हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और अगर आप और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो फंडा है एवेपोरेशन और बॉइलिंग का। अब जो एवेपोरेशन है ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एवेपोरेशन डिपेंड करता है? फैक्टर्स, फर्स्ट इज टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका एवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। एक बात, इसका मतलब एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे आपका एवेपोरेशन उतना ही बढ़ता जाएगा। पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी और एवेपोरेशन चलता रहेगा। सेकंड जो फैक्टर है जिसके ऊपर एवेपोरेशन डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। दो बीकर है मेरे सामने, एक ये है और एक ये है, दोनों में पानी भरा हुआ है। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कितने एरिया में से आपका एवेपोरेशन होना है। यहां से भी एवेपोरेशन होगा और आपका यहां से भी होगा, लेकिन ज्यादा किस केस में होगा? इस केस में। वाई? बिकॉज इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जैसे गर्मी के सीजन में पैडी के जो फील्ड्स होते हैं, धान के जो खेत होते हैं, उनके पास आप खड़े होकर देखिए आपको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि वहां से एवेपोरेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। क्योंकि खेत का एरिया बच्चों बड़ा होता है, या
गांव में जो झोड़ होता है जिसको भैंसों का स्विमिंग पूल बोलते हैं, है ना, वहां जाके देखिए खड़े होके, वहां से भी इवेपोरेशन आपका चलता रहेगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन आपका उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। दो बातें क्लियर हुई। इवेपोरेशन फर्स्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सेकेंडली डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इवेपोरेशन बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपका बढ़ता जाएगा इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप एक चीज और समझ सकते हैं बच्चों, घरों में हम मनी प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट बॉटल के अंदर, और हमें ऐसा लगता है कि जब वो बढ़ेगी तो घर में पैसा आएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ध्यान से देखना, मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मनी प्लांट के पास पानी की कमी नहीं है, बॉटल में आपने पानी डाला हुआ है। और एक आप लीजिए नीम या कीकर के पेड़ को, उसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास पानी की कमी होती है, इसीलिए नीम और कीकर की जो जड़ें होती है वो पानी की तलाश में खूब लंबी लंबी निकल जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जिस पेड़ के पास पानी ज्यादा है उसके पत्तों का साइज बड़ा होता है, यानी कि सरफेस एरिया बड़ा होता है। अगर पानी ज्यादा टाइम तक पेड़ की जड़ों में खड़ा रहेगा तो पेड़ सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा। इसलिए जो पेड़ होते हैं स्मार्ट तरीके से क्या करते हैं, अपने पत्तों के साइज को बड़ा करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर वो एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट कर सके। एज कंपेयर टू मनी प्लांट, नीम कीकर के जो पौधे होते हैं उनके पास पानी की कमी होती है, दैट्स वाई उनके पत्तों का साइज छोटा होता है, क्योंकि वो पेड़ चाहता है कि पानी कम से कम मेरी बॉडी से बाहर निकले, क्योंकि पानी की पेड़ों को जरूरत होती है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो हार्मफुल एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो हार्मफुल। और यहां से मेरे ख्याल से आपको सरफेस एरिया अच्छे से समझ में आ गया। तीन फैक्टर और हैं जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। लेट्स फाइंड आउट वो तीन फैक्टर कौन से। थर्ड फैक्टर, ह्यूमिडिटी। इसको बच्चों नमी भी बोल देते हैं, आर्द्रता भी बोल देते हैं। ये क्या चीज होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। हवा के अंदर जितने पानी की बूंदें उपस्थित होती हैं उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसको जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है बच्चों जिससे किसी भी प्लेस की ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। तो ह्यूमिडिटी का और इवेपोरेशन क्या क्या कोई रिलेशन है देखते हैं। मान लीजिए ये एक एयर कॉलम है बच्चों, और इसके अंदर 100 वाटर वेपर्स आ सकती हैं। तो एयर के अंदर मान लीजिए 100 वाटर वेपर्स इस वक्त उपस्थित है, तो क्या ये एयर और इवेपोरेट कर सकती है वाटर को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फुल्ली कंसंट्रेटेड है, जितना वाटर वेपर इसके अंदर आ सकता है उतना है। तो एक तरीके से कहने का मेरा मतलब क्या है कि evaporation will be directly inversely proportional to humidity। देखिए, अगर किसी भी जगह की एयर में पहले से ही वाटर वेपर मौजूद है तो वहां evaporation बिल्कुल स्लो हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप सर्दियों में देखिए, सर्दियों में जो कपड़े हैं वो देर से सूखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्दियों में बच्चों जो एयर होती है उसके अंदर पहले से ही नमी या ह्यूमिडिटी भरी होती है, तो वो आपके कपड़ों को कैसे सुखाएगी, कपड़ों के पानी को कैसे इवेपोरेट करेगी? मेरी बात समझे ना? तो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। मतलब ये हुआ बच्चों इसका कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, और अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ये मतलब है। याद करिए, मैंने चैप्टर शुरू होने से पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको करवाया था, ठीक है। फोर्थ फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड, हवा की गति। यहां पे मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं कि सर्दियों में? आप कहोगे सर गर्मियों में। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि गर्मियों में जो एयर है वो स्पीड के साथ चलती है, गर्म होती है, और गर्म हवा ज्यादा तेजी से चलती है। तो एवेपोरेशन जो है
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, क्योंकि हवा अगर तेजी से चलेगी तो वाटर वेपर्स को अपने साथ कैरी ऑन करती चली जाएगी और वहां पे खाली स्पेस बन जाएगा, यानी कि वेपोरेशन की स्पीड बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर आपकी स्पीड ऑफ एयर इंक्रीज हो रही है तो वेपोरेशन भी आपका इंक्रीज होगा। तो 4 फैक्टर हमने किए। पहला टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विंड ऑफ स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 4 फैक्टर हमने पढ़े। नेक्स्ट चैप्टर इज इंटरमोलिकुलर फैक्टर। इंटरमोलिकुलर फैक्टर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चला आ रहा हूं कि अगर किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फैक्टर या फोर्स कह लीजिए, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो एवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। आपने कभी सुना है कि लोहा एवेपोरेट हो गया, आयरन भाप बदल गया, एल्यूमिनियम भाप में चेंज हो गया? क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फैक्टर या जो फोर्स है वो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। फोर्स कम होता है तो वेपोरेशन ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि E will be more if F is less. E will be less if F is more. Simple. So gentlemen, this is evaporation, and evaporation depends on 5 factors: surface area, wind speed, humidity और temperature and your intermolecular factor. अब आपके टॉपिक में लास्ट एक टॉपिक रह गया छोटा सा आपके चैप्टर में कि एवेपोरेशन की वजह से हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। Why we feel cold sensation after evaporation। जैसे सर्दियों में आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, या ऐसा कहते हैं कि घड़े में पानी जब हम डालते हैं तो कुछ टाइम बाद पानी ठंडा हो जाता है। तो क्या घड़े के अंदर कोई कूलर लगा है या एसी लगा है? ठंडा कैसे हो जाता है? चलिए समझते हैं कि इवेपोरेशन के बाद ठंडक क्यों महसूस होती है। नेक्स्ट इज evaporation causes coolness। evaporation की वजह से ठंडक होती है, ऐसा क्यों? इसके 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज पीचर। पीचर मतलब बच्चों घड़ा। इसमें आप पानी डालेंगे तो कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों? ये इसके अंदर वाटर है। दरअसल होता ये है कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो गर्म है, गर्म का मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जिन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और आपको पता है कि पीचर यानी कि घड़े के अंदर पोर्स होते हैं, मिट्टी का बना होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स के पास होती है वो एवेपोरेट हो जाते हैं। जिन पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी टेम्परेचर की वजह से, वो तो निकल गए बाहर, एवेपोरेट हो गए। तो बचा क्या? ठंडक ही बची। मेरी बात समझ में आई? फर्स्ट एग्जांपल पीचर। सेकंड डेजर्ट कूलर। जो डेजर्ट कूलर है घरों में हम लगाते हैं, ठीक है, उनमें भी यही होता है। एवेपोरेशन की वजह से वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं दे विल गेट कन्वर्टेड, जो काइनेटिक एनर्जी। बेटा सिंपल सी बात है, एवेपोरेशन कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स के अंदर टेम्परेचर होगा। अभी मैंने बताया टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मोशन की वजह से होती है, यानी कि टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। पीचर के केस में भी यही है, डेजर्ट कूलर के केस में भी यही है, और गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, उनमें भी यही होता है। हमारे जो कॉटन के कपड़े होते हैं, हमारा जो स्वेट होता है, कॉटन में फाइबर्स होते हैं, पोर्स होते हैं। तो जो हमारी बॉडी में हीट की वजह से जो पसीना आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और उसके बाद हमें ठंडक महसूस होती है। क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर
टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी थी वो तो निकल गए, बचे क्या? ठंडा। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ग्राउंड पे रात को जब हम शाम को सोते हैं तो सर गर्मियों में हम अक्सर क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं। वी स्प्रिंकल द वाटर ऑन द ग्राउंड। थोड़े टाइम बाद वहां पर ठंडक आपको फील होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड के अंदर जो हीट थी दैट वाज टेकन बाय द वाटर, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई गर्मी। जैसे आप पतीले में चाय गर्म करते हैं तो चाय गर्म करने के बाद पतीले के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है पतीला, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ग्राउंड की जो लेटेंट हीट है वो वाटर अब कैरी ऑन कर लेता है, और जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उसके बाद वो वेपोरेट हो जाते हैं और हमें क्या लगती है? ठंडक महसूस होती है। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ठीक है, क्या हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं क्या वो प्योर हैं? क्या वो एक जैसे पार्टिकल से मिलके बने हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं? वी विल डिस्कस on the same platform, that is your Schoolzy, India's first online school. Thank you very much. Have a nice day.